राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की खोज शुरू हो गई है और जस्टिस नथालपति वेंकट रमना का नाम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसा किया है। अगर केंद्र की सरकार और कमेटी द्वारा इस नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे जस्टिस नथालपति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं और 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस नथालपति वेंकट रमना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत की न्याय व्यवस्था पर आम भारतीयों को बहुत ही विश्वास है। न्याय व्यवस्था पर विश्वास होने के साथ साथ एक सवाल बार बार उठकर सामने आता है, चर्चा का विषय बनता है। इस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, जो कम से कम समय में पीड़ितों को न्याय मिले, उसे तारीख पर तारीख, उसके ऊपर एक और तारीख के दौर से न गुजरना पड़े। क्योंकि जब समय से न्याय नहीं मिलता और बाद में उसे जब न्याय मिलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के समय में इस दिशा में बड़ा ही सकारात्मक पहल करते हुए सभी न्यायालय को समय समय पर निर्देश देते रहे हैं, कहते रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते रहे हैं, जो कम से कम समय में आम लोगों को न्याय मिल सके और न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। आप आज किसी भी जिला न्यायालय में जाएं या आप अन्य छोटे से अनुमंडल के स्तर पर भी अगर आप जाएं तो आपको न्याय व्यवस्था में सुधार नज़र अवश्य आएगी। दिल्ली के जिला अदालतों की भी स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। वहाँ बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आम लोगों को वहाँ न्याय के लिए जो लोग गए हैं उन्हें सुविधा मिल सके, इनकी भी व्यवस्था की गई है, जो यह एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौटकर हम बात करेंगे
अन्य खबरों के बारे में और आपको बताएंगे किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में अब उपराज्यपाल को क्या अधिकार दिया गया है। आप इंतजार करें, हम तुरंत लौट के आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। दिल्ली में अब राज्यपाल को विशेष पावर उपलब्ध करा दिया गया है। इस संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में एक नगर निगम है, एक दिल्ली की सरकार है, विधानसभा है और लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय, संसद सभी हैं। सभी दृष्टिकोण से दिल्ली बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है और यह राज्य केंद्र शासित राज्य है। इस राज्य की जिम्मेवारी किसकी हो, विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी हो, विकास की जिम्मेवारी किसकी हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कई बार निगम दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। कई बार तो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच भी कई मुद्दे को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। कई बार ऐसी स्थिति बनी जब दिल्ली की सरकार सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम किया और नगर निगम और अन्य दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई। कुल मिलाकर अगर आप यह देखें तो भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे शासन, प्रशासन और कानून के दृष्टिकोण से एक आदर्श प्रदेश के रूप में जाना जाना चाहिए, वह हमेशा से एक विवादास्पद राज्य के रूप में मीडिया में सुर्खी पाता रहा। केंद्र की सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को विशेष अधिकार देते हुए लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पास किया है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास वह अधिकार होगा जो कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, विकास, अन्य जो समस्याएं दिल्ली सरकार द्वारा उनके पास भेजी जाएगी, उन सभी चीज़ों का वो निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और दिल्ली के विकास में, दिल्ली वासियों के विकास में वे अपने शक्ति का उपयोग कर उस काम को कराने का कार्य करेंगे। दिल्ली के लिए यह एक प्रकार से, दिल्ली वासियों के लिए यह एक प्रकार से दूरगामी बेहतर संदेश लेकर आएगा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। हमने कई बार राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल चैनल कात्यायनी के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां है। ऐसी स्थिति विश्व के किसी भी कंट्री में
एक राज्य में एक जगह पर इतनी सारी एम्बेसियां हो, ऐसा प्रमाण नहीं है। इसलिए दिल्ली में अगर किसी भी प्रकार की गतिविधियां होती है तो वह न सिर्फ राज्य स्तर पर, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर यह चर्चा का विषय बनता है और संपूर्ण विश्व की मीडिया भारत की राजधानी दिल्ली पर नजर गड़ाए रहती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको आज यह भी बताएं कि पश्चिम जिला के समाज सेवी लाइन सरदार जागीर सिंह आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। सरदार जागीर सिंह का निधन आज देर रात हो गया और उनके पार्थिव शरीर को उनके मानसरोवर गार्डन स्थित निवास से पंजाबी बाग स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहां उन्हें मुखाग्नि दी गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि सरदार जागीर सिंह होटल जागीर पैलेस मायापुरी चौक के साथ साथ कई सारे व्यापारिक, कई सारे बैंक्वेट हॉल के भी स्वामी थे और सबसे बड़ी पहचान उनकी यह थी, वे जरूरतमंदों की वे हमेशा आगे बढ़कर मदद करते थे। लाइन सरदार जागीर सिंह ने कई मौके पर धर्म जाति से ऊपर उठकर मदद करने का काम किया, इसीलिए सभी तबके के लोग उनके पास बड़े ही स्नेह और आदर के साथ जाते थे और अपनी बात उनके सामने रखते थे। सरदार जागीर सिंह उन सभी की बातों को ध्यान से सुनकर यथासंभव मदद करने का हमेशा प्रयास किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार अब बिहार में गंगा जल को शुद्ध करवाकर घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बोधगया, गया, राजगीर और नवादा के सभी घरों में गंगा जल को शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार के 8 जिलों से इसकी शुरुआत की गई है। अब सभी जिलों में विशेषज्ञों को लगाकर इस पर काम किया जा रहा है। गंगा जल उद्भव योजना यानी वर्षा के समय गंगा नदी के पानी को कहां कहां पहुंचाने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। बोधगया, गया, राजगीर, नवादा, इसके लिए तय कर दिया। उस पर कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितनी कठिनाई आती है और कितना महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये भी काम कितना तेजी से हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि लोग गंगा जल दिया जाएगा हर किसी के घर में। नेचर के अनुरूप कृषि हो तो इसके लिए भी मौसम के अनुकूल कृषि का काम किया जाए, उसको भी जोड़ा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि पर आधारित लगभग 75% लोग हैं, इसलिए कृषि का भी इस प्रकार से हो जो मौसम के अनुकूल हो। और इसके लिए 8 जिला से शुरू किया और अब पूरे सभी जिलों में विशेषज्ञों को लगाकर और हर जगह उसका अध्ययन करते हुए किसी जिले में कौन सा मौसम के अनुकूल कृषि होगा। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर गुरुवार से खुल जाएगा। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से पटना शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 25 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने फ्लाईओवर के सभी फिनिशिंग कार्य को पूरा कर लिया है। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने का निर्देश दिया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला तकनीकी टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारियों को विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से
कार्य का निष्पादन समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। नवादा के जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पंचायत आम निर्वाचन, होली के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं ट्रैफिक जाम के संबंध में बिहार एवं झारखंड प्रशासन के बीच राज्य सीमा क्षेत्र रजौली चेकपोस्ट पर विशेष निगरानी हेतु बैठक की। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल सुपौल द्वारा तटबंध के 78 किलोमीटर पर कराए जा रहे कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मजदूरों की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए अपने अपने अधीनस्थों को सेफ्टी जैकेट पहनने के लिए जागरूक करें। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन के तत्वावधान में हीट वेव, लू के प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु 1 दिवसीय समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संभावित हीट वेव एवं लू के प्रभावों के न्यूनीकरण एवं बिजली संकट के निराकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। सीतामढ़ी की जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने नीति आयोग के सभी सूचक को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। सीवान के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने होली एवं शब बारात के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। बक्सर के जिला दंडाधिकारी श्री अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक जिले के सभी चौकीदार, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध, खान निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ की। दरभंगा के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के नेतृत्व में इन दिनों दरभंगा को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए नगर आयुक्त के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्थाएं जगह जगह वृक्षारोपण, मधुबनी पेंटिंग लगवाने और स्वच्छता के कार्य कर रही है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। पूरे कर्पूरी चौक को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है और कर्पूरी चौक की सुंदरता को 4 चांद लगाने में दरभंगा नगर निगम के आयुक्त और कई स्वयंसेवी संस्था तत्पर है और ये बहुत ही अच्छी बात है दरभंगा शहर के लिए। दरभंगा के नगर आयुक्त और ग्रीन एंड क्लीन दरभंगा का नारा दे रहे हैं। प्लांटेशन मेंस दरभंगा इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है दरभंगा नगर निगम को और आज वृक्षारोपण हुआ है, आगे भी होगा। का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे होगा? आप लोग भी आइए। ये देखिए कर्पूरी चौक का यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। कर्पूरी चौक की सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए दरभंगा नगर निगम के आयुक्त और मेंस नामक स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधिगण आज बृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। राजधानी दिल्ली में नए आबकारी नियम को लेकर भाजपा पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिदूरी आज एलजी से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि नए आबकारी नियम के तहत दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 साल कर दी है और दिल्ली सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए। सरकार केवल जो है दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में लगी हुई है या केंद्र सरकार के साथ टकराव करने का काम कर रही है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके कैसे इस महामारी को बढ़ने से रोका जाए, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार की कोई दूर दूर तक रुचि नहीं है। जब हालात और खराब होंगे तो फिर ये केंद्र सरकार को या तो दोषी ठहराने लगते हैं या फिर कहते हैं कि हमारी मदद करिए। और जब केंद्र सरकार मदद करती है और नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर ये कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। अगर हालात खराब हो जाए तो केंद्र दोषी है और केंद्र सरकार की इंटरवेंशन के बाद यदि कोरोना महामारी पर कंट्रोल होता है तो फिर ये कहते हैं केजरीवाल मॉडल है। बिदूरी साहब एक बात समझना चाहते हैं कि क्या ये जो एक्ट आ रहा है, इस एक्ट से फायदा किसको, नुकसान किसको, और ये परिपाटी अगर चली तो फिर आगे क्या भविष्य? आप मुझे ये बताइए, ये यूनियन टेरिटरी है
और पहले भी ये व्यवस्था चली आ रही थी। यूनियन टेरिटरी का मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। और यदि इस तरह का खेल जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से किया जाएगा, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शराब के मामले में बड़ा भारी घोटाला हो रहा है, डीटीसी की बसें जो खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है, और किस तरह से पराली से खाद बनाने के नाम पर जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसका किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार मिसयूज कर रही है, और किस तरह से जो केंद्र सरकार की योजना है गरीबों को राशन पहुंचाने की, सारे कानूनों का उल्लंघन करके अपने नाम से उस योजना को लागू करना। एक्ट ये कहता है कि आप जो है ना तो गेहूं से आटा बना सकते हैं, ना आप घर पे वो राशन पहुंचा सकते हैं, और तीसरी बात जो आप पैकेजिंग करेंगे, जो गेहूं से आटा बनाएंगे वो आप कार्डधारी से चार्ज करेंगे, पैकेजिंग का आप कार्डधारी से चार्ज करेंगे, और जो होम डिलीवरी होगी उसका पैसा भी कार्डधारी से आप लेंगे। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। उसमें केवल ये प्रोविजन है कि ये राशन केवल फेयर प्राइस शॉप के द्वारा ही वितरित किया जा सकता है। तो वो एक के बाद जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसलिए एलजी के पास अधिकार हो जिससे कि ऐसा कोई गैर कानूनी काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार करे तो ऑनरेबल एलजी उसको कम से कम चेक कर सके, उसमें अपना दखल दे सके। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण जारी है, तो वहीं आज इस बीच राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम टीकाकरण का जायजा लेने के लिए रमेश नगर में एमसीडी के पॉलीक्लिनिक पहुंची। यहां हमारी टीम ने टीकाकरण करवाने आए लोगों से कोरोना से जुड़े सवाल पूछे। वैक्सीनेशन आपका हो गया तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा था लेकिन अब डर नहीं लग रहा, सबको देख के फिर डर खत्म हो गया। तो अब लग रहा है कि अपनी सेफ्टी होगी, क्योंकि कोरोना हुआ था। आपको कोरोना हुआ था? कोरोना हुआ था, बहुत ज़्यादा था, तो निकल गए, ठीक हो गया। लेकिन अब जैसे पता चला वैक्सीनेशन हो रही है तो लगवानी ज़रूरी है, तो इसमें अपनी सेफ्टी है, तो इसीलिए आए हैं। आपने वैक्सीन ले लिया मैम? हाँ जी, ले लिया। तो आपको कैसा फील हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद? कुछ नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हुआ है, लोगों के लिए आराम से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो आप ये बताइए कि जैसे देश में वैक्सीनेशन भी चल रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे कि केसेस जो बढ़ रहे हैं क्यों हो रहे हैं? ये लोगों की वो है कि वो सेफ्टी वो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, आजकल छोड़ दिया उन्होंने, वो समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लोगों को सेफ्टी करनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए उनमें आपस में। तो आप यहाँ पे जैसे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, हो गया, मेरा हो गया। तो सर उसके बाद आपको कोई साइड इफेक्ट्स, पेन? अभी तक तो नहीं है, अभी आई एम फिट। दोनों डोज लग चुके हैं ये वैक्सीनेशन के, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे खूब अच्छा लगा भाई, कोई डिस्टर्ब ना हो बॉडी में मेरी, मैं खूब आराम से रह रही हूँ। और मैम वैक्सीनेशन के दौरान कोई आपको साइड इफेक्ट्स, बुखार वगैरह? नहीं, कुछ ना हुआ। जैसे कि देश में केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के दोबारा से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इसको तो रोकना चाहिए ना, वैसे तो लोग इतनी दूरी बढ़ा कर रहनी चाहिए, जैसे वो लगा के रखना चाहिए, जैसे हाथ धोना चाहिए बार बार, तो बीमारी अपने आप ही हटेगी। सर आप यहाँ पे टीकाकरण के लिए आए हैं, आपका टीकाकरण हो चुका है? हो चुका है। तो जैसे कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स, कोई पेन या बुखार ऐसा? अभी तो कुछ नहीं है जी। आपका जैसे आधा घंटा तक देखते हैं डॉक्टर, तो आपको आधा घंटा हो चुका है टीकाकरण के बाद? अभी तो 15 मिनट ही हुए। जैसे कि आप यहाँ पे टीकाकरण के लिए आए हैं, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो भी लगवाएं आके? मैम आप जैसे टीकाकरण के लिए आए हैं, तो आप लोगों को क्या कहेंगे, उनको भी टीकाकरण करवाना चाहिए, क्या बोलेंगे? करवाना चाहिए। 22 मार्च को इंदरपुरी पुलिस थाना में खबर मिली कि इंदरपुरी में रहने वाली एक महिला को सर गंगाराम अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टरों का कहना है कि मृतक अनीता देवी के मृत्यु का कारण उनके शरीर में पाया गया थीलियम जहर था, जिसकी खबर लगते ही मायापुरी के एसीपी विजय कुमार की निगरानी और इंदरपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और नारायणा के एटीओ इंस्पेक्टर प्रमोद के नेतृत्व में एक टीम का गठन जहर का पता लगाने और आरोपी को पकड़ने के लिए किया गया। इस जहर को आमतौर पर धीमा जहर कहा जाता है। पूछताछ में पता चला कि मृतक अनीता की बड़ी बेटी दिव्या को भी गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में ये भी पता चला कि मृतक अनीता की छोटी बेटी प्रियंका भी बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती थी, जिसकी इलाज के दौरान
मौत हो गई। जांच में पता चला कि इस जहर से बाल झड़ने और पैरों में जलन के लक्षण पाए जाते हैं, जो मृतक अनीता के पति मोहन में देखने को मिले। और मृतक अनीता की नौकरानी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इसी तरह के लक्षणों का उपचार करवा रही थी। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि मृतक अनीता के दामाद वरुण अरोड़ा ने जनवरी के अंत में अनीता के घर का दौरा किया था और उनके खाने के लिए पकी हुई मछली लेकर आया था, जिसके बाद से इस धीमे जहर का असर होने लगा और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। वरुण अरोड़ा पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ में उसने अपने ससुराल वालों और पत्नी को जहर देने की बात स्वीकार की। वरुण ने कहा कि उसे अपने ससुराल वालों से अपमानित होना पड़ता था, इसी का बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस भी मामले में आगे की जांच कर रही है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 53,476 नए मामले सामने आए। अमित शाह ने आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी चाहती हैं कि चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो। महिला अफसरों के लिए स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सेना के पैमानों को बताया मनमाना और तर्कहीन। किसानों ने की 26 मार्च को देश बंदी की तैयारी, व्यापारियों और ट्रेन यूनियनों का साथ मिला। बंगाल के सागर में बोले योगी आदित्यनाथ, 35 दिन बाद शुरू हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती। संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी पर साधा निशाना, बोले भाजपा की खातिरदारी में लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल और लोअर कलनाई पन बिजली परियोजना के डिजाइनों को लेकर आपत्तियां जताई हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की मौत और एक घायल। बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 14,500 से नीचे। भारत की नजरें दूसरे वनडे और सीरीज जीतने पर, सूर्य कुमार को मिल सकता है मौका। सर, आपसे पहला सवाल है मेरा, राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? राष्ट्र सर्वप्रथम है, रहेगा, हमें बनाना नहीं है, हमें इसे मजबूत करना है। और जब तक हम युवाओं को शक्ति नहीं देंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं करेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। सर्वप्रथम तो है और रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है, कोई शक सुबह हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो जितना ही युवा महिलाओं दोनों को जितना ही हम लोग सशक्त करेंगे, हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। भारत ने अब तक बहुत विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप युवाओं और महिलाओं को सशक्त कीजिए, और सशक्त करने के लिए आपको शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। आप किसी भी परिवार, किसी भी राज्य, किसी भी देश को अगर सशक्त और मजबूत बनाना चाहते हैं तो 2 पायदान हैं, युवा और महिला। यही एक जरिया है और एक रास्ता है कि देश को हम सर्वप्रथम बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं पे, युवाओं पे और समाज के हर दबे कुचले वंचित लोगों के उत्थान और विकास के लिए कार्य किया है। हर गांव में, हर गली में सड़कों से, नालियों से, नल का जल से जोड़ा है, हर गांव में स्कूल से जोड़ा है। उसी तरह से देश में हर दबे कुचले के लिए विकास की एक डगर हो। केंद्र सरकार उनको हर एक जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, विकास वहां तक जानी चाहिए। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अगर मैं अपने लक्ष्य को पाने में 1 दिन लगाता हूं और वहां भ्रष्टाचार है तो 10 दिन लगेगा। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह का दीमक है, इसे तो हमें खत्म करना ही।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम